हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन कैप्सूल में। आज हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कहा कि मैटर जो होता है वो इनडिविजिबल एटम से मिलकर बना होता है। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको हम कट नहीं कर सकते। जैसे कोई हमारे पास ये है, इसको कट करने की कोशिश किया, हमने इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको और कट किया और छोटे पार्ट्स में, बट एटम जो होता है उसको हम कट नहीं कर सकते, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड की हम बात करते हैं, ये बोलता है कि एक ही एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम्स होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे प्रॉपर्टीज में, यानी उनका मास, साइज, ये सभी क्या होगा, सेम होगा। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगा, उनका मास डिफरेंट होगा, उनका साइज डिफरेंट होगा, उनके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट्स के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं मास, साइज एक्सेट्रा में। थर्ड स्टेटमेंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। जैसे ये वाटर है, इसमें हमने देखा हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन के एटम 2 होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। तो ये इनके कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा। और अगर हम इसका रेशियो बाय वेट कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा H2 का, क्योंकि 2 एटम है, ऑक्सीजन का 16 होगा। तो ये 1:8 रेशियो में हमेशा ये एलिमेंट कंबाइन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये अमोनिया है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। जब भी अमोनिया बनेगा तो उसमें 3 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 नाइट्रोजन का एटम होगा। ठीक है, और इसका बाई वेट अगर हम कंपोजिशन देखें, इसका रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 बाई नाइट्रोजन का कितना होगा, 14। ठीक है, तो जब भी अमोनिया बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो 3:14 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन जब भी होंगे उसमें एटम्स रीऑर्गेनाइज होंगे, यानी रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, और एटम्स जितने पहले थे उतने ही एटम्स बाद में भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास आयरन है, आयरन के हमारे पास 4 एटम थे और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल थे आयरन के एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अलग था। अब ये मिलके क्या हुआ, देखिए कैसे रीऑर्गेनाइज हो गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम जो है आयरन के साथ अटैच हो गया, फिर ऑक्सीजन के साथ, इस टाइप से एक अरेंजमेंट बनी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या था, यहाँ पे हमने देखा कि एटम जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो रीअरेंजमेंट करते हैं, रीऑर्गेनाइज होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और जितने पहले एटम होंगे उतने ही बाद में होंगे, यानी केमिकल रिएक्शन दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसको हम मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इनमें उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो डाल्टन ने या तो गलत बोली, ठीक है, या उस टाइम हमें पता नहीं थी। एज पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसको देखेंगे अभी। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स, इसको भी देखेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स। The ratio in which different atoms or elements combine to form compound is not simple as dimple. ठीक है, यानी इतना इजी नहीं, इतना सिंपल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन देखिए यहाँ पर। ठीक है, जबकि डाल्टन ने बोला कि कंपाउंड जो होगा वो फिक्स रेशियो में होगा और वो रेशियो कैसा होगा, सिंपल होगा, एज पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, सिंपल रेशियो में होगा। तो यहाँ पे देखिए 12, 22 और ये क्या सिंपल है, नहीं है। Atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction.
ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। हमें पता है डाल्टन ने बोला था कि एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है, ठीक है, और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसका मतलब ना ही एटम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा है, क्या डाल्टन सही था अपनी इस बात पर। हमें पता है ये एक एटम है, ठीक है, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे क्वार्क्स। ये अप क्वार्क्स है, ये डाउन क्वार्क्स है, और इन क्वार्क्स को आपस में होल्ड कौन रखता है? ग्लूऑन्स। ग्लू की तरह इनको चिपकाए रखता है। तो ग्लूऑन्स, इनके बीच में जो अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्लूऑन्स की वजह से होता है। अब क्वार्क्स भी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, और सबसे बेसिक जो क्वांटिटी है, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है अभी फिजिक्स में, जिसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होता है? किसी एक अजम्पशन है हमारी कि ये एक वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन से ही सभी मैटर्स का ओरिजिन हुआ है। यानी जब ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं तो इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से डिफरेंट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूऑन, बोसॉन, मियोन्स, लैप्टॉन्स, ठीक है। इसमें खैर इसमें हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, तो ये हमें याद रखना है कि एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो जहां डाल्टन की जो बात थी कि एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उससे छोटा कुछ नहीं होगा, वो बात गलत साबित होती है, ठीक है। तो एटम जो होता है इंडिविजिबल नहीं है, एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, लैप्टॉन्स हो गया, म्यूजॉन्स हो गया, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट जो था डाल्टन ने बोला था, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नया एटम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। जब नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल अटैक करता है तो एक प्रोटॉन बाहर आ जाता है, ठीक, और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन था, बट ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन में। तो डाल्टन जो बोलता है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ तो हमने नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो रिएक्शंस को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ये है ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है, इसको ट्रांसम्यूटेशन बोला जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। तो अल्फा पार्टिकल ने अटैक किया नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर डाल्टन की वो बात भी गलत साबित होती है। जो है वो इंडिविजिबल भी नहीं होता और ना इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी एटम से छोटा भी होता है और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डाल्टन ने बोला कि एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। लेट्स सी, हमें पता है ये आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। प्रोटियम जिसका एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटीरियम जिसका 2 है, ट्रिटियम जिसका 3 है, ठीक है। तो जितने इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास, हाइड्रोजन के पास यानी प्रोटियम के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस में। ड्यूटीरियम जो है हमारा वो क्या है? यहाँ पे देखा हमने 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, 2 में से एक माइनस कर दें आप, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसी तरीके से इसके पास एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने देखा कि एलिमेंट तो ये सेम है बट इसके एटम्स जो है ना डिफरेंट है। देखिए ये एलिमेंट हाइड्रोजन के ही हैं, ये आइसोटॉप्स हैं, बट इनका देखिए प्रोटॉन, न्यूक्लियन का कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, सभी डिफरेंट है। ऑब्वियसली साइज भी डिफरेंट होगा और मास भी क्या है, डिफरेंट है। तो डाल्टन की बात यहाँ पे भी गलत साबित होती है। आइसोटॉप्स के केस में सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स। अब देखते हैं, डाल्टन ने बोला कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होते हैं, ऐसा है। देखते हैं, डाल्टन ने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास,
साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक नियॉन है जो नोबल गैस है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, जो मेटल है। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका 11 है, इसका एटॉमिक मास 22, इसका एटॉमिक मास 22। यहाँ पे एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी जो मास की जो बात की थी उसने, मास साइज, वो क्या है, मास जो है वो गलत साबित होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर डाल्टन ने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं या डिफरेंट एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। रेशियो जो भी एग्जांपल दिए, जैसे वाटर H2O सिंपल रेशियो है, ठीक है, 1:8 या 2:1, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखेंगे अगर हम सिर्फ एटम्स का अगर देखें रेशियो 20:11, तो ये देखो सिंपल नहीं है, इसी यहाँ पे गलत। अब बात करते हैं कि एटम जो होता है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट ये भी है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे? मान लीजिए हमें ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, कैसे बना, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बॉन्ड बना लेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि कोई भी एटम या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको 2 मिल रहे हैं तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए, दोनों ने शेयर कर लिए 2 यहाँ पे, तो ये वाटर बन गया। बट हमने देखा यहाँ पे भले ही एक्सचेंज या ट्रांसफर जो हो रहा है, शेयरिंग जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की हो रही है, बट एक्चुअली में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एटम। बिना एटम के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो एटम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एटम की फॉर्म में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमारे पास एटम है, हमें पता लग गया एटम क्या होता है। अब उसका मास हम कैसे मेजर करें? ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अवगाद्रो का लॉ। अवगाद्रो ने क्या बोला था कि हमारे पास 3 बलून ले लेते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी का वॉल्यूम सेम रखते हैं। ठीक है, तो इन सभी में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सेम होंगे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये हमने ले लिया हाइड्रोजन, तो ये हमने बलून ले लिया, या एक में हाइड्रोजन है, एक में नाइट्रोजन भरी हुई है। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब इन सब में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी अगर इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर हम इसमें बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 1 मॉलिक्यूल्स होगा, यानी 1 एटम जो होगा इसमें भी 1 एटम होगा। यानी अगर हम इसके वेट को कंपेयर कर लें, देखो वॉल्यूम सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, तो मान के चलो कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मॉलिक्यूल्स हमने मान लिया कि 1-1 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, या 1-1 एटम है। तो अब क्या करना, दोनों को मेजर कर लो। ठीक है, स्केल पे, तो जिसका वेट जो आएगा ना वो जो वेट का रेशियो आएगा इस पूरे बलून का, वो एक एटम के वेट का रेशियो भी वही होगा। क्लियर हुआ? दोबारा बता रहा हूं कि देखो इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसमें मान लो कि 1 लाख एटम है, इसमें भी 1 लाख एटम है, क्योंकि अवगाद्रो यही बोलता है ना कि इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो 1 लाख एटम दोनों का जो वेट का रेशियो होगा वो सेम होगा, एक एटम का भी, है ना। तो देखो एक एटम का ले लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है, नाइट्रोजन का कितना? 14, 28, कितना आया? 1:14। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से 14 टाइम्स हैवियर है। तो यहां से हमें रिलेटिव मास पता लग गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं हम, एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, सेम वॉल्यूम लेकर, ताकि उसमें सेम मॉलिक्यूल्स हो। तो हम एक जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वेट का रेशियो आएगा वही एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स के वेट का भी रेशियो आएगा। यहां से क्लियर हो गया। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एज अ रेफरेंस।
फॉर एटॉमिक मास मेजरमेंट। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो रेफरेंस स्केल था, पहले हम किससे कंपेयर करते थे, वो चेंज होता गया टाइम के साथ। पहले हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे सभी का वेट, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ करने लगे, और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो हम कार्बन C12 को हम एज ए स्केल एलिमेंट, रेफरेंस एलिमेंट लेके हम कंपेयर करते हैं वेट। तो देखो हमने कार्बन पे शिफ्ट क्यों किया या ऑक्सीजन पे शिफ्ट क्यों किया, देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का हमें पता है, हमने एक साइड रखा हाइड्रोजन, एक साइड रखा हमने ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोनों को हमने कंपेयर किया, ध्यान रखें दोनों का वॉल्यूम सेम है दोनों, ठीक है, वीवी, और दोनों में मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मान लो 1 करोड़ 1 करोड़, तो हम तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल सेम है दोनों में, तो दोनों का जो यानी इनके ओवरऑल वेट का जो रेशियो आएगा सेम उतना ही होगा जितना एक एटम या एक मॉलिक्यूल का भी आएगा। तो सिंपल जब कंपेयर करते हैं तो ये मिला हमें कि हाइड्रोजन का 1 है। अगर हाइड्रोजन से ही देखो, अगर हाइड्रोजन से ही कंपेयर कर रहे हो हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही आएगा, और ऑक्सीजन का कितना आया है 15.88, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड सिस्टम है। अब हम जो लेटेस्ट यूज करते हैं वो है कार्बन। अब ध्यान से देखो, जब कार्बन से कंपेयर करते हैं, कार्बन को रेफरेंस मान के जब हम करते हैं तो कितना आता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो आता है 1.008, जबकि हाइड्रोजन का कितना है, इतना ही है 1.008। यू का जो आता है, और जो ऑक्सीजन का जो आता है वो है 15.994, और ऑक्सीजन का कितना है 15.994। इसलिए हम कार्बन 12 C12 को यूज करते हैं, क्योंकि इससे रीडिंग जो है हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो मेजरमेंट है मोर प्रिसाइज है, ठीक है। क्लियर हो गया। हम किसी भी एलिमेंट को एज रेफरेंस एलिमेंट ले सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि उस कौन मोर एक्यूरेट है। तो फिलहाल लेटेस्ट हमारा ये है, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का मास, कोई एटम है उसका मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, है ना, हमें वेट मेजर करना है उसका। अब कैसे करेंगे, अब अभी हमने देखा कि रेफरेंस एलिमेंट हमारा क्या है, C12 है। तो देखो ध्यान रखो, C12 हमें पता है, C12 का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो यानी हाइड्रोजन जो है, अभी हमारा जो रेफरेंस एलिमेंट क्या है कार्बन है, तो हाइड्रोजन का अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका 12 होता है, इसका एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हाइड्रोजन को इक्वल लाने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से अगर मुझे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, अगर मेरा रेफरेंस एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है, ठीक है, और मुझे हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे मैं बोलूंगा इसको, मास जो होगा ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, वो क्या होगा 1/16 होगा ऑक्सीजन के एक एटम के मास का। क्लियर हो गया। तो यहां से देखो कि चाहे कार्बन C12 ले लो, ऑक्सीजन 16 ले लो, या कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या एटॉमिक मास पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, रिलेटिव मास पे फर्क पड़ेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास पे फर्क पड़ेगा, एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो n टाइम्स होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी किसी का भी मास अगर हमें निकालना है तो वो n टाइम्स होगा, ठीक है, किसका, एक एटम का। तो n कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, मान लो किसका, हाइड्रोजन का, तो 1/12 हो जाएगा एक एटम के मास का। पता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हो सकते हैं, है ना। तो जब किसी के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होंगे तो उस केस में एटॉमिक मास जो होगा उनके सभी आइसोटॉप्स का रिलेटिव एवरेज लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C12, C13, C14। 14 जो है बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेते अभी के लिए। तो 12 और 13 की बात करते हैं, तो 12 जो होता है ऑलमोस्ट 99% पाया जाता है, और कार्बन 13 जो है 1% पाया जाता है। तो हम यहाँ पर रिलेटिव जो यहाँ पर एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एटॉमिक मास जो होगा, इसका एटॉमिक मास कितना है 12, और ये कितने परसेंट है 99, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 99% है ना, तो 0.99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 13 जिसका वेट है वो कितने परसेंट है 1, तो 0.001 से, तो ये ऑलमोस्ट कितना है 12.01, तो ये इसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें एटॉमिक मास पता लग गया,
ठीक है, एटॉमिक मास हमने किसी का निकाले, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो इसकी यूनिट हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, और इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं या यूनिफाइड मास। अभी जो लेटेस्ट है हमारा, इसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, तो 1U या 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12। समझ में आया? 1U जो होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1U, ऑक्सीजन का मास कितना, एटॉमिक मास कितना होगा 16U। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन का कितना होगा 12U। तो यूनिट जो होती है एटॉमिक मास की, वो U से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कार्बन के एक एटम के मास का 1/12। 1 के हम एटॉमिक मास कैलकुलेट देखते हैं। हमें पता है कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर हमारा कंपाउंड जो है, या अगर ये सिर्फ एटम के लिए था, ये क्या था एटम्स के लिए, ये एटम्स के लिए था। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है 1, 2 हैं तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18। वाटर का पता लग गया 18U। अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 है, एक हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, कितना आ गया 17U। तो इसका कितना हो गया 17U। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन 1 है तो कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो गया 32, कितना हो गया 44U। तो इसका 8, तो वाटर का 18U, इसका 17U, इसका 44U। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के मास का एडिशन जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने देखा कि एटम्स को कैसे मेजर करना है, एटम्स का वेट कैसे कैलकुलेट करना है, एटम्स का मास कैसे कैलकुलेट करना है, और एटम्स को कैसे काउंट करना है। हम देखेंगे कि किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मैटर को कैसे मेजर करें। जैसे हमें पता है बल्क लेवल पे हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम 1 kg 2 kg ऐसे बात करते हैं। जब हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सब्सटेंस को किस यूनिट से मेजर करें, ठीक है, और कैसे मेजर करें, तो अभी हम देखते हैं। तो सब्सटेंस को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो मोल होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं मोल होता क्या है। अब देखो, ये हमारे पास स्केल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ले लिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए 1 ग्राम। ध्यान रखना, ये भी 1 ग्राम है और ये भी 1 ग्राम है, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, अब जब हमने कंपेयर किया, जब हमने काउंट किया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, हम एटम्स काउंट कर सकते हैं, तो हमने देखा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उन सभी में कितने मॉलिक्यूल हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से अगर हम एटम की बात करते हैं, मान लो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो जब 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिया हमने और 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लिया, तो दोनों में जब काउंट किए तो हमें पता लगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। इस नंबर को जो बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। तो ध्यान रहे, तो मोल क्या हो गया, इसी को हम मोल बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और अगर एटम है तो एटम, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, अदरवाइज एटम्स यूज करेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोल क्या हो गया, मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होगा, वो मात्रा होगी जिसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो, इतने। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं कि 1 मोल किस किस के इक्वल होता है।
1 मोल को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं? तो अभी हमने देखा 1 मोल क्या है, 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने की यूनिट है। और 1 मोल किसके बराबर होता है? अगर मॉलिक्यूल है हमारा तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स, किसी भी एलिमेंट्स का। ठीक है। दूसरा देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, फॉर एग्जांपल CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 44U। अगर मैं इस मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 मोल के इक्वल। यानी अगर मैं इसको 44 ग्राम लिखता हूं तो ये मैं 1 मोल बोल सकता हूं। तो 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होता है, 1 मोल इतने ग्राम्स के भी बराबर होता है, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको यू को हटाकर अगर ग्राम लगा दो तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, किसी भी गैस का 22.4 लीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ठीक है। तो इस पर किसी भी गैस का 22.4 लीटर जो होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? एक चीज और इसमें हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स, वो भी 1 मोल के बराबर होगा। यानी अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, किसका? ऑक्सीजन का, इसका मतलब ये 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं, यानी 1 मोल की बात कर रहा हूं और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब है इतने मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। अब हम बात करते हैं एटम्स की। अगर हमारे पास हमारा एलिमेंट जो है या हमारा जो मैटर है वो एटम है, एलिमेंट है, तो उसमें एटम्स होंगे। तो 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 ग्राम एटम ऑफ एक्स। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम है, ठीक है, 1 ग्राम एटम है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब वो 1 मोल है। ठीक है। और 1 मोल है तो उसमें कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। तो अगर मैं U को हटा के ग्राम लगा दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, यानी ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। ध्यान रखें, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं किससे? इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1 एटम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम 12 ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहां पर क्या है? 1 ग्राम एटम है और यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास जो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब इसको हम फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, मैथमेटिकल कन्वर्जन कर लेते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, तो या तो मुझे वेट पता हो उसका, कितना वेट है, कितना ग्राम है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से तो मुझे मोल्स पता लग जाएंगे। ठीक है। कैसे? कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो 16 ग्राम के इक्वल होगा, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 16 ग्राम जो होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/16। तो अगर मुझे किसी भी x ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है कि x ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो x/16, यानी x उसका गिवन वेट है और 16 जो है उसका एटॉमिक वेट है, तो इसलिए गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक वेट। क्लियर हो गया? ओके। अब मैं दूसरा है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर हमारे पास मैटर जो है एलिमेंट है तो एटम्स होगा, नंबर ऑफ एटम्स, और अगर एटम हमारा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर आएगा n। तो np डिवाइडेड बाई n, तो ये भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होगा। कैसे? देखो, मुझे पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, पार्टिकल्स में इसलिए बोल रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि देखो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर है, तो 1 पार्टिकल्स कितने के बराबर होगा? 1/n, n मान लेता हूँ मैं इसको, n मान लेता हूँ। ठीक है। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कितने मोल्स होंगे? np डिवाइडेड बाई n, यही आ गया फार्मूला।
ठीक है। अब इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई 1 मोल जो होता है वो होता है 22.4 लीटर एट STP ऑफ ए गैस, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1/22.4 लीटर। तो V लीटर किसके बराबर होगा, V/22.4 लीटर, ठीक है। ये लो, आ गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रख लेना है, इसी पे सारा खेल चलेगा। तो लास्ट में इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको याद कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक कब लेना है, जब वो एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो तो मॉलिक्यूलर वेट लेना है। नंबर ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। एटम कब लेना है, जब एलिमेंट हो। मॉलिक्यूल कब लेना है, जब मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, ठीक है। और यहाँ पे अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एन यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, फिर वॉल्यूम दिया हो और 22.4 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।